नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, इससे संबंधित परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इससे संबंधित तरह तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा? यानी कि देखा जाए यहाँ पे कि आधुनिक युग में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वर्तमान की शिक्षा पद्धति अगर देखा जाए तो काफी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन निकलकर सामने आया है, जिसमें क्या होता है कि विषय केंद्रित शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा ने लिया। पहले क्या था कि विषय केंद्रित, पहले व्याख्यान पद्धति के द्वारा शिक्षा दिया जाता था, लेकिन यदि अभी वर्तमान की बात कीजिएगा तो अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें से आपका एक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब बालकों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा ग्रहण करवाना। ठीक है, विशेष रूप से बालक केंद्र बिंदु मानकर इसको शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। और इस स्वरूप में देखा जाए तो संपूर्ण शैक्षिक विषयों एवं क्रियाओं व विभिन्न गतिविधियों का नियोजन बच्चे के केंद्र में रखकर किया जाता है। देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शैक्षिक विषय यानी कि विषय के अंतर्गत यानी कि कक्ष में जो भी विषय चलते हैं उस विषयों के अलावा विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो गतिविधियां होती हैं, इन सबों का जो करवाया जाता है, नियोजन करवाया जाता है, ये सारे किसके ध्यान में रखकर, सभी बच्चों को ध्यान में ही रखकर करवाया जाता है। ठीक है, यह परिवर्तन प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा किस विचारधारा पर आधारित है, तो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ ये होता है कि हर विकास के हर पहलुओं का उसके अंदर विकास हो। ठीक है, तो विद्यालय में ही यह संभव है, विद्यालय में ही सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जाती है। तो इस महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। पूछा भी जाता है एक शिक्षक महोदय को बाल मनोविज्ञान की जानकारी क्यों आवश्यक है। इससे क्या होता है कि इससे बाल मनोविज्ञान की जानकारी यदि किसी शिक्षक को है तो वह बच्चे के समस्याओं का समाधान काफी सरल तरीके से, सुगम तरीके से कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि मान लीजिए किसी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है तो वह अपने अध्यापन को यानी कि अपने पढ़ाने के तरीके को सरल एवं सुगम तरीके से नहीं कर सकते हैं, बालक के समस्याओं का समाधान अच्छे तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक शिक्षक महोदय को बाल मनोविज्ञान का जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसी संदर्भ में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारतीय शिक्षाविद यानी कि भारत से संबंधित है, भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भूमिका रही है। इन्होंने कई प्रकार के पुस्तकों की रचना की, यानी कि बाल केंद्रित के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, बाल केंद्रित को सफल बनाने के लिए गिजू भाई के द्वारा, ठीक है, विशेष रूप से इस पर महत्व दिया गया और इन्होंने अपने कई पुस्तकों में, कई पत्रिकाओं में इन्होंने रचना किया और इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में इनका विशेष योगदान होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। बालक खुद से क्रियाकलाप करके, खुद गतिविधियों में आधारित होकर, खुद गतिविधियां कर कई प्रकार के क्रियाकलाप करके इसमें बालक सीखते हैं, समझते हैं, अपना अधिगम करते हैं। इस संदर्भ में अगर हम देखें बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य, तो बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट से लिखा हुआ है। इस पॉइंट को यदि हम समझ लिए तो परीक्षा में प्रश्नों को हल करना काफी आसान होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि बच्चों को उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार अधिगम ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य में पहला हम इसमें देखेंगे कि जो भी बालक है, बालक की उनकी योग्यता क्या है, किस प्रकार की उसकी क्षमता है, ठीक है, और किस प्रकार की उसकी रुचि है, इनके अनुसार अधिगम का एक माहौल तैयार करना चाहिए, एक अधिगम उस प्रकार से ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट इसमें है कि बच्चों को अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तथा क्रियात्मक व गतिविधि आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप का अवसर देना चाहिए। अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य यदि करेंगे तो उसके अंदर की जो प्रतिभा जो होगी वह बाहर निकलेगी, उसकी प्रतिभा में निखार आएगा, जिससे क्या होगा कि उसका क्रियात्मक गतिविधि आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप के माध्यम से उसके अंदर की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। ये एक सार्थक अधिगम होगा।
अगला देखेंगे पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट है कि बच्चों के, ठीक है, बच्चों के विषयों को उनकी विद्यालयी जीवन, ठीक है, विद्यालय जीवन, घर, आस पड़ोस के जीवन से जोड़ते हुए अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना। अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ते हैं बालक, उन विषय वस्तु को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। उसके आसपास, उसके घर कह सकते हैं, या फिर उसके जो भी पड़ोस हैं, उन सब से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी से क्या होगा कि बालक पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अतः जो भी विषय हैं उन विषयों को विद्यालय जीवन, यानी कि अर्थ यहाँ पर है कि आसपास पड़ोस के जीवन से जोड़ते हुए उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराना। यानी इस अर्थ यहाँ पर यह है कि बालक के अंदर जो भी अनुभव पनप रहा है, जो भी अनुभव बना हुआ है, ठीक है, उस अनुभवों को अपने शब्दों में, अपने भावनाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करे, इस प्रकार का समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बालक के अंदर जो झिझक की भावना है वो समाप्त हो सके, बालक अपनी अभिव्यक्ति सरल तरीके से कर सके। इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करना चाहिए, इस प्रकार का एक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सारा ये सब करवाया जाता है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि बच्चों के, ठीक है, बच्चों के व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करना, ठीक है, बच्चों के व्यक्तिगत अंतर के महत्व को। अर्थ यहाँ पर है कि आपको पता होगा कि प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होते हैं, दुनिया का हर बालक स्वयं में विशिष्ट होता है। अर्थ इसका होता है ये कि सभी बालक की योग्यताएं, सभी बालक की रुचि, क्षमताएं, कार्य करने की शक्ति, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस प्रकार को जो व्यक्तिगत अंतर होता है, विभिन्नता जो होती है, इस चीज को समझते हुए, इसका महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं और उनके कौशलों को व्यक्त करने के समुचित अवसर प्रदान करना। सभी बालकों की क्षमता, सभी बालकों की रुचि, उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों को एक समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, एक समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक यदि संगीत के क्षेत्र में अच्छा करता है तो उसको संगीत में हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, संगीत का हमेशा शुभ अवसर देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी है, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, खेलकूद का अवसर देना। अलग अलग बालकों की अलग अलग कौशल, अलग अलग क्षमताओं, अलग अलग रुचियों के आधार पर बालक को समुचित अवसर देना चाहिए, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं पर हम लोग ध्यान देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के व्यवहार को परिमार्जित का मतलब होता है परिवर्तन करना। बालक के व्यवहार में परिवर्तन आए। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यह बताया जाता है कि बालक के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, और बालक के व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही लाया जा सकता है। या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अतः शिक्षक को बालकों के मानसिक स्तर, उनकी रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व का विस्तृत ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी कि शिक्षक महोदय को, ठीक है, शिक्षक महोदय को छात्रों या बालकों के मानसिक स्तर का ज्ञान, उनकी रुचियों का ज्ञान, योग्यताओं का ज्ञान, उनके व्यक्तित्व का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अति आवश्यक होना चाहिए। तभी वह बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि बालक को शारीरिक व मानसिक तौर पर सही दिशा की ओर निर्देशित करना, यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं के अंतर्गत रखा जाता है। बालक के अंदर कई प्रकार की योग्यताएं होती है, बालक के अंदर कई प्रकार के मानसिक व शारीरिक क्षमताएं छिपी हुई रहती है। उन सबको एक सही दिशा निर्देशित देने का कार्य शिक्षक महोदय को करना चाहिए, जिससे कि उसका एक सार्थक एवं सही तरीके से उसका ज्ञानार्जन हो सके, सही दिशा में अपना क्षेत्र में कार्य कर सके। अगला पॉइंट बनता है कि बालक को उसकी रुचि, उसकी बुद्धि और उसके स्वभाव के अनुसार, ठीक है, बालक को उसकी रुचि, उसकी बुद्धि
और उसके स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। इसके कारण क्या होता है कि मंद बुद्धि और तेज बुद्धि बालक को आसानी से अपने स्वभावानुसार आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए कक्षा कक्ष में बालक को उनके रुचि के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार यदि शिक्षा ग्रहण कराई जाती है तो इससे क्या होता है कि जो मंद बुद्धि जो होते हैं या जो तेज बुद्धि बालक होते हैं या प्रखर बुद्धि बालक हैं वह आसानी से अपने स्वभाव अनुसार अपने गति के आगे तरफ बढ़ सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक है तो और भी उसमें प्रतिभा झलक सकती है। जो मंद बुद्धि बालक हैं उसको सामान्य जानकारी दी जा सकती है, या फिर जो सामान्य बालक हैं तो उनको सामान्य से थोड़ा हटकर भी ज्ञान अर्जन कराया जा सकता है। तो वही चीज है कि बालक अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अंदर की योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। अन्यथा यदि इस प्रकार से अगर नहीं किया जाए तो होगा क्या कि प्रखर बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वह सामान्य बालक बनकर ही रह सकते हैं। यदि इस प्रकार का अगर वातावरण ना तैयार किया जाए तो जो प्रतिभावान बालक जो है उनकी प्रतिभा में निखार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें बालक की रुचि, उनकी बुद्धि, उनके स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण कराई जानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि बालक के चहुमुखी विकास पर बल दिया जाता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो बालक के चहुमुखी यानी कि चारों तरफ से, हर दिशाओं से विकास पर बल दिया जाता है। अर्थ होता है ये कि बालक को ऐसे गुण सिखाए जाते हैं, ठीक है, बालक को विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे गुण सिखाए जाते हैं जो दूसरों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो सके। अपने लिए तो उसका ज्ञानवर्धक होगा ही होगा, अपने उसके व्यवहार में तो परिवर्तन होगा ही होगा, साथ ही साथ वह दूसरों के लिए भी ज्ञानवर्धक साबित हो सके। और जब भी बालक क्रियाशील होते, जब भी बालक अपने ज्ञान के माध्यम से कार्य करते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रशंसा करने से बालक हमेशा उसके अंदर हंसमुख प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, हमेशा बालक क्रियाशील रहता है, बालक के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हम लोग करवाते भी हैं। अब हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, शिक्षक किस प्रकार से शिक्षण अपना कार्य करेंगे तो उसके कुछ सिद्धांत बताया गया है। यहाँ पे 5 सिद्धांत है। इस 5 सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे बनता है प्रेरणा का सिद्धांत। नाम से ही प्रेरणा यानी कि किसी को अभिप्रेरित करना। ठीक है, अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा का सिद्धांत, बालक के अंदर प्रेरणा की भावना जागृत हो, बालक के अंदर कह सकते हैं पढ़ाई के प्रति जागृत हो, पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो, पढ़ाई के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो। प्रेरित कैसे कर सकते हैं तो बालकों को महापुरुषों के जीवन गाथा, कई प्रकार के अनेक महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन गाथाओं को कक्षा कक्ष में बताया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, जिससे बालक अभिप्रेरित हो सकते हैं। साथ ही साथ नाटक भी करवाया जा सकता है, नाटक के माध्यम से बालक को प्रेरित किया जा सकता है। बालकों को अभिप्रेरित करने के क्रम में वैज्ञानिकों का योगदान के माध्यम से भी बताया जाता है। यानी कि अर्थ यहाँ पर है कि कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों का किस क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान रहा, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, किस प्रकार से समाज को सही दिशा निर्देश भी दिए, कई प्रकार के उन्होंने अपने आविष्कार के माध्यम से समाज में कई क्रांति लाए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा क्षेत्र में वो बताया जा सकता है, जिससे बालक अभिप्रेरित हो सकते हैं। साथ ही साथ कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी बालक को प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रेरणा का सिद्धांत होते हैं। इस प्रकार के यदि शिक्षण कार्य किया जाता है तो बालक के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट बनता है इसमें दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत का मतलब होता है प्रत्येक बालक से संबंधित, अभिरुचि यानी कि रुचि है, ठीक है, उसी का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो शिक्षण कार्य रुचि के अनुसार हो, यानी कि अगर शिक्षक महोदय शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षण कार्य के दौरान देखा जाता है कि बालकों की रुचि के अनुसार ही शिक्षण कार्य हो, जिससे क्या होता है कि बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। साथ ही साथ बालक में उत्सुकता भी उत्पन्न होती है। पढ़ाई के प्रति उत्सुकता, जागरूकता बालक में तभी उत्पन्न हो सकता है जब शिक्षण कार्य उसके रुचि के अनुसार हो, क्योंकि जब तक बालक रुचि नहीं लेगा तब तक उसको वह कार्य करने में मजा नहीं आएगा, उसके प्रति वह जागरूक नहीं होंगे। तो इसीलिए शिक्षण कार्य करने से पहले बालक के अंदर रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर उस पढ़ाई के प्रति, उस अधिगम के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके, उत्सुकता उत्पन्न हो सके।
अगला कह सकते हैं तीसरा नंबर का जो सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या बताता है? इस बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षक को सभी बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखना बिना किसी भेदभावपूर्ण तरीके से। अर्थ यहां पर यह है कि एक शिक्षक महोदय कक्ष में सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखें, सबको सुवचित या फिर कह सकते हैं सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराए, बिना भेदभावपूर्ण किसी भी छात्र या फिर किसी भी छात्राओं से किसी भी प्रकार के बालक बालिकाओं में किसी प्रकार का भेद न करें, सबको एक तरह से अधिगम करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से लोकतांत्रिक सिद्धांत बताता है। इसके अंतर्गत यह भी होता है कि प्रश्न पूछने के क्रम में, प्रश्न जब हम बालक से पूछेंगे तो किसी भी प्रकार से हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रखर बुद्धि वाले से ही प्रश्न पूछेंगे, जो सामान्य बुद्धि के जो है उनसे प्रश्न नहीं पूछते, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चों से एक समान रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है, सबको सही तरीके से अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत ही बताता है कि एक समान दृष्टिकोण से सभी को देखना बिना भेदभावपूर्ण तरीके के। ठीक है, चौथा सिद्धांत हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांत का चौथा, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का अर्थ यह होता है कि विकास के हर पहलुओं का एक तरह से विकास हो सके। विकास बहुआयामी प्रक्रिया होती है, विकास में बहुआयाम होते हैं, कई प्रकार के विकास देखने को मिलता है। उन सभी क्षेत्र में बालक का विकास हो गए, यथा हम देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास खेल कूद के माध्यम से हो सकता है, बालक के अंदर नेतृत्व के गुण विकसित हो। इस प्रकार से कई प्रकार के विकास बालक के अंदर समाहित हो सके, यानी कि सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए जिससे क्या बालक का सर्वांगीण विकास उत्पन्न हो सकता है। ऐसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। अगला इसमें देखेंगे हम सिद्धांत चयन का सिद्धांत है, किस प्रकार से पाठ्यक्रम का चयन होता है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम जो होता है वातावरण के अनुसार लचीला हो, पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला हो, ज्ञान पर केंद्रित हो, रुचि पर आधारित हो। साथ ही साथ पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला हो, बालक के अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित हो और बालक के मानसिक स्तर के अनुसार हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बालक सही तरीके से वो अपना अधिगम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आसानी से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है परीक्षा भवन में। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं। इस पर आधारित आप अपने प्रीवियस ईयर किताब से आसानी से प्रश्नों को हल कीजिए ताकि आपको सुविधा मिल सके। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी तथ्यों को अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।